my channel, which is PKK Academia, and today we will study the remaining chapter named Introduction ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। तो आज हम पढ़ेंगे जो रिमेनिंग चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर का पार्ट 2। अगर आपने इस चैप्टर की जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है, आई एम गिविंग द description of the part 1 video of this chapter in the description box. You may check it out. So student, without further delay, let's get started. New social and political groups, and today we will read in this video about the social and political groups formed at that time. The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. जो 1000 साल पहले की स्टडी की गई 700 से लेकर 1750 इन दोनों ईयर्स के बीच, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए, इतिहासकारों के लिए, क्योंकि इस टाइम जो स्केल और वैरायटी हुई डेवलपमेंट की इस पीरियड के दौरान अकर हुई, पैदा हुई। एट डिफरेंट मूवमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस लाइक द, तो इस टाइम पे जो इस पीरियड में जो टाइम था, उस टाइम अलग अलग टेक्नोलॉजी अपियर हुई, जैसे कि पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, इरिगेशन के लिए ये पर्शियन व्हील यूज की जाने लगी, जो आपके बुक में पिक दे रही है। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और जो घूमने वाली व्हील होती है ना, तो वो बुनते हुए, वीविंग करते हुए। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और जो फायर आर्म्स थे कॉम्बैट वार के टाइम पे, जो फायर आर्म्स इक्विपमेंट्स यूज होने लगे, गन्स वगैरह यूज होने लगी। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, नए नए फूड यानी कि नए नए अलग अलग टाइप के फूड और बेवरेजेस, ड्रिंकिंग सब्सटेंस वो होने लगे। पोटेटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी, ये भी पोटेटोज, ठीक है, कॉर्न, चिलीज और टी और कॉफी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स केम अलोंग विद पीपल, और याद रखिए कि जो इनोवेशंस हुए नए नए, तो इनकी वजह से कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज और क्रॉप्स थे, ये लोगों के साथ आई, जो अपने साथ आइडियाज भी लाए। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, और इनका जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि इसमें चेंज हो गए, कि पहले इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस आने लगे। इकोनॉमिक ऐसे भी जैसे अलग अलग टाइप के फूड्स आए मार्केट में, तो नई नई चीजें आई। पॉलिटिकल में भी, यानी कि लोग सोचने लगे अलग अलग आइडियाज। सोशल यानी कि अलग अलग कल्चर के लोग आए। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5। अब आप अपनी जो हिस्ट्री की बुक में जो चैप्टर 5 पढ़ेंगे, उसमें आपको इन चेंजेस के बारे में सीखेंगे आप। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ये भी एक, ये जो पीरियड था, ये जो समय था, ये ग्रेट मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट का था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो कौन सा वाला मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, और अपॉर्चुनिटी सर्च करने के लिए लोग एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रेवल करने लगे। The subcontinent had immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune, और जो सब कॉन्टिनेंट यानी कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा वेल्थ, यानी कि जब लोग एक दूसरे से दूसरी जगह में जाने लगे, तो ट्रेड भी धीरे धीरे क्या होने चला, इंक्रीज होने लगा, जिसने लोगों का जो फॉर्च्यून है, किस्मत है, वो बदल दी। One group of people who became important in this period were the Rajputs, और एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीरियड में, वो थे राजपूत। जो ये राजपूत नाम है, ये डिराइव्ड हो रखा है राजपुत्र से, जिसका मतलब है रूलर का सन, यानी कि शासक का बेटा। Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors, और जैसे जैसे आगे 18 और 14 सेंचुरीज में जो ये टर्म है, इसको एसोसिएटेड किया जाता था, इसका मतलब होता था वैरियर का ग्रुप, यानी कि वैरियर योद्धा, जो लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, जो उनका ग्रुप। हु क्लेम्ड क्षत्रिय, जिसको क्षत्रिय बोलते थे, ये एक कास्ट स्टेटस बन गया। The term included not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent, और ये जो टर्म था, ये रूलर्स पे ही जस्ट अप्लाइड नहीं था, इसी को इंक्लूड नहीं था, इसमें चीफेंस भी थे और सोल्जर्स और कमांडर्स भी थे, जो सर्व करते थे आर्मीज में और अलग अलग साम्राज्य में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में। A chivalric code of conduct, extreme valor and great sense of loyalty, जो chivalric code of conduct यानी कि जो इन वैरियर से इंक्लूड था, जुड़ा हुआ था, उसमें क्या था, उनके लॉयल्टी को देखा जाता था, उनकी वफादारी को देखा जाता था। Were the qualities attributed to Rajput by their poets and bards, और उनको ये क्वालिटी पोएट्स और बार्ड्स ने दी थी स्टूडेंट। Other groups of people such as Marathas, Sikhs, Jats,
Ahums and Kayasthas, a caste of scribes and secretaries। और जो ग्रुप दूसरे ग्रुप के लोग थे जैसे कि जो थे मराठास, जाट, आहम्स, कायस्थास, ये किस टाइप की क्या थे ये लोग? ये सेक्रेटरीज थे या स्क्राइब्स। स्क्राइब्स का मतलब जो प्रिपेयर करते थे, जैसे कि जो पुराना कोई डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपीज को, तो उनको बोला जाता था स्टूडेंट, उनको बोला जाता था स्क्राइब बोला जाता था। जो पर्सन जॉब करते थे और कॉपी उस डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाते थे प्रिंट होने से पहले, तो उनको बोला जाता था स्टूडेंट स्क्राइब। तो आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा इसके साथ साथ। तो स्टूडेंट आगे क्या है, इसकी वजह से इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली उस एज में, और वो क्या हो गए, पॉलिटिकली क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए स्टूडेंट ये लोग। तो उस टाइम जैसे कि जो ट्राइब के लीडर थे, जो रूलर्स थे और जो सोल्जर्स थे, वो भी उनसे भी इंक्लूड था टर्म, जो आर्मीज में सर्व करते थे उस सब कॉन्टिनेंट में स्टूडेंट, तो उनको बोला जाता था। जो ग्रेट करेज रखते थे उनको बोला जाता था स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं। Throughout this period, there was a gradual clearing of forests and the extension of agriculture। और इसी पीरियड में धीरे धीरे क्या हुआ, जो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर है उनका एक्सटेंशन यानी कि बढ़ाई गई। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। और ये जो चेंज आया है बहुत ही ज्यादा फास्ट आया, और ये क्या था, पूरा कंप्लीट इन कुछ एरियाज में कंपैरिजन करके अदर एरियाज के कंपैरिजन में। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। और उनका जो हैबिटेट था उसमें चेंज की वजह से जो उस फॉरेस्ट में रहते थे लोग, तो उसमें क्या हो गया, वो माइग्रेट करने लगा, यानी कि उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे। तो हैबिटेट का मतलब रिफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ ए रीजन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। यानी कि जो वहां के लोग रहते हैं उस जगह का जो इन्वायरमेंट और वहां के जो लोग रहते हैं वहां का सोशल और इकोनॉमिक उनका लाइफ स्टाइल उसको बोलते हैं। तो जो लोग वहां रहते थे, changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate। और जो हैबिटेट में चेंज आया, हैबिटेट का मतलब इन्वायरमेंट उस रीजन का और सोशल और इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल वहां के लोगों की, तो उनको फोर्स यानी कि उनको जाना पड़ा, जो वहीं के निवासी थे उनको जाना पड़ा कहीं और। अदर स्टार्टेड टाइलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स। और कुछ लोग टिलिंग करने लगे, खुदाई करने लगे लैंड की, और वो पीजेंट बन गए। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स। और ये जो न्यू पीजेंट ग्रुप आए ये धीरे धीरे क्या हो गए, शुरुआत करने लग गए, जिनको अदर रीजनल मार्केट भी इन्फ्लुएंस करने लग गए, जैसे कि chieftains, priests, monasteries और temples। They became a part of large complex society। और वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के क्या हो गए, पार्ट बन गए। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड एंड सर्विसेज। और वो टैक्स को भी पे करने लगे और गुड्स और सर्विस को भी देने लगे वहां के लोकल लॉर्ड्स को। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस एमर्ज among these peasants। और इसकी वजह से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस देखने को मिला पीजेंट्स के बीच में। सम पोजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड, किसी के पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्टिव लैंड थे जिनमें बहुत फसल होती थी। अदर ऑल्सो केप्ट कैटल, कुछ कैटल रखते थे, जानवरों को पालते थे, और कुछ आर्टिसनल वर्क करते थे विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ ड्यूरिंग द लीन सीजन। और उस सीजन के दौरान एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट। जैसे कि जो सोसाइटी थी वो और भी डिफरेंशिएटेड, यानी कि उसमें अलग अलग कल्चर के लोग थे, तो जो पीपल है वो अपने को ग्रुप करने लग गए, किसमें, जाति में। वो जैसे कि अलग अलग कल्चर के लोग आए वो अलग अलग अपने को कास्ट में डिवाइड करने लग गए। एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, और अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग और अपने काम के तरीके जो भी वो काम करते थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी कास्ट बना ली। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, और जो रैंक्स थी वो फिक्स नहीं थी परमानेंटली। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, पावर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती थी। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग भी जो उस मेंबर यानी कि जाति के मेंबर कंट्रोल करते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति could vary from area to area। और जो स्टेटस था जाति का, यानी कि वो यहाँ पे कुछ और काम करेंगे, अगर दूसरी जगह कुछ अलग काम करेंगे तो उनका स्टेटस चेंज हो जाता था उस एरिया के अकॉर्डिंग। ऑफ द टेक्नोलॉजिकल economic, social and cultural changes described in this section, which do you think were most significant in the town or village in which you live। और ये जो टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस डिस्क्राइब किए गए इस सेक्शन में, यानी कि कैसे लोगों ने अपने को डिवाइड कर दिया, कैसे उनकी जो कास्ट है उनके वर्क के बेसिस पे, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बन गई, और वो भी चेंज होती रही जैसे वो ऑक्यूपेशन चेंज करने लगते थे या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो यहाँ पे आपके पास ये दे रखा कि इस सेक्शन में आप क्या सोचते हो कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ये जो चेंज आए टाउन और विलेज में जिसमें आप रहते हो, ठीक है, तो ये इसी की वजह से होंगे, यानी कि आपको सोचने के लिए बोल रहे हैं वो।
तो हिस्ट्री में हमें ये पता चलता है कि पहले कैसा था। जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, जो जातीज उनके अपने रूल्स और रेगुलेशन होते थे, अपने मैनेज करते थे, वो अपने मेंबर को कंडक्ट करते थे, बुलाते थे। दीज रेगुलेशन वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर, और इन रेगुलेशन को कौन देखता था? जो एल्डर्स थे उस असेंबली के। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज जाति पंचायत, जिसको जाति पंचायत कहते हैं। बट जातीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस, पर जो जाति है उसको जरूरत होती थी किसकी? फॉलो करने की, रूल्स की, उनके अपने विलेज के जो रूल्स थे। Several villages were governed by a chieftain, और बहुत सारे विलेजेस को chieftain ने गवर्न किया था। स्टूडेंट, जो वहां के chieftain यानी कि लीडर थे उस ट्राइब के, तो उन्होंने उनको गवर्न किया था, यानी कि वो उनके बोलने पे होती थी वो चीजें। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट, और साथ में मिलाया जाए तो वो केवल एक ही यूनिट बनाती थी एक स्टेट की। तो इतने छोटे थे स्टूडेंट, इतनी छोटे छोटे थी वो यूनिट, और तब मिलके वो स्टेट बनाती थी, यानी कि उसका एक पार्ट। रीजन एंड एम्पायर, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, चैप्टर 2 में आप चोलास के बारे में पढ़ेंगे, उनके एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, मुगल्स के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। एंड कंपेस मेनी रीजन, उन्होंने जैसे कि कई रीजन में अपना राज किया। संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जांपल ऑफ ए प्रशस्ति, यानी कि दूसरे चैप्टर में आप संस्कृत प्रशस्ति में पढ़ेंगे, जिसमें किसके बारे में प्रशंसा की गई है? दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बारे में अप्रिशिएट किया गया उन्हें, जिनका ये जो टाइम पीरियड है 1266 से 1287। एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ ए वास्ट एम्पायर, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि वो बहुत ही बड़े साम्राज्य के शासक थे। दैट स्ट्रेस फ्रॉम, जो कि बंगाल से लेकर ईस्ट टू गजना इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट, और इन्होंने इतने सारे प्लेसेस पे क्या किया था? अपना साम्राज्य स्थापित किया था, एस्टेब्लिश देयर रूल। People of different regions, Goda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat, apparently fled before his armies, और जो अलग अलग रीजन के लोग थे ये भाग चुके थे, और अपनी आर्मी को लाने से पहले यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोग चले गए थे छोड़ के। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास प्रोविंसेस दे रखी है स्विस 3, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे है। तो जो आपके पास ये मैप दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप ये देखोगे कि कौन सी जगह कहाँ पे है। तो ये आपको मैप समझने के लिए दे रखा कि मालवा कहाँ पे होगा, ठीक है। तो मालवा कहाँ पे होगा स्टूडेंट, वो आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ढूंढना है। यहाँ पे होगा ये, ठीक है। तो ये है 18, और 17 पे होगा जाजनगर। तो ये आपके पास जो मैप दे रखा है समझने के लिए दे रखा है कि ये जगह कहाँ पे थी। प्रोविंसेस ऑफ द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, अकॉर्डिंग टू द इजिप्टियन सोर्स, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये जो इंफॉर्मेशन है मसलिक अल अफसर फी अल अमसर ऑफ सैफुद्दीन उमारी, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। हिस्टोरियंस रिगार्ड दिस एज एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, और जो हिस्टोरियंस है वो इनके बारे में बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा विजय प्राप्त किया, यानी कि जो भी ये लोग आए थे। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इसी टाइम पे वो ये भी समझते हैं कि क्यों रूलर जो शासक आए उन्होंने जो इतने पार्ट्स में, उस सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में रूल किया, वो क्यों ये क्लेम करते हैं कि उनको ये जो डिफरेंट पार्ट में कंट्रोल रखना पड़ा अपना। व्हाई डू यू थिंक रूलर्स मेड सच क्लेम, और आप क्या सोचते हैं कि उनको ये क्लेम क्यों करना पड़ा? लैंग्वेज एंड रीजन, इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। 1380 में जो पोएट रहे अमीर खुसरो उस टाइम थे, उन्होंने ये बात नोट की कि जो डिफरेंट लैंग्वेज है हर रीजन में, इस लैंड में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, या आपके पास लैंग्वेज के नाम दे रखे हैं कि जो जो बोली जाती थी। ये हिंदवानी इन द एरिया ऑफ दिल्ली, अलग अलग एरियाज में। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस लैंग्वेज देयर वाज संस्कृत व्हिच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। अमीर खुसरो ने एक्सप्लेन किया इन लैंग्वेजेस के कॉन्ट्रास्ट में कि ये जो संस्कृत लैंग्वेज है वो किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं करती है। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, एक पुरानी लैंग्वेज है, एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, और सामान्य लोगों को इनके बारे में पता नहीं है, आम लोगों को इन बारे में पता नहीं है। दे डोंट नो अबाउट दिस लैंग्वेज, ओनली द ब्राह्मण्स डू, only the Brahmins knew this language, Sanskrit. Make a list of the language mentioned by अमीर खुसरो। अब आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि अमीर खुसरो ने लैंग्वेज के बारे में मेंशन किया है, कौन कौन सी लैंग्वेज थी। प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन टुडे, और आज जो स्पोकन की जाती है लैंग्वेज उनके बारे में भी लिस्ट बनाओ जिस रीजन में उसने मेंशन किया उनकी। अंडरलाइन द नेम्स दैट आर सिमिलर एज सर्किल दोज दैट आर डिफरेंट, उन नेम को अंडरलाइन करना है जो सेम है, और जो उनको सर्किल करना है जो अलग है। डिड यू नोटिस दैट द नेम बाय व्हिच लैंग्वेज आर नोन हैव चेंज ओवर टाइम, आप ये देखते हो कि जो नाम है उस लैंग्वेज का वो आज के टाइम पे चेंज हो चुके हैं, आप ये नोटिस करोगे। बाय 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस्ड डिफरेंट डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशन एंड देयर ओन लैंग्वेज, और जो 700 मैनी रीजन्स यानी कि इन
बाय 700 इस इतने वाले टाइम पीरियड से पहले जो बहुत ज्यादा रीजन थे वो पॉजेज थे, यानी कि वो अलग अलग उनके जोग्राफिकल डायमेंशन थी, उनकी अपनी लैंग्वेज और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक थी। आप इनके बारे में चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, और वो एसोसिएट किए जाते हैं अलग अलग रूलिंग, यानी कि जो भी वंश आए होंगे वहां रूल करने के लिए। देयर वॉज कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स, और इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहती थी, वॉर रहती थी इन स्टेट्स के बीच में। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द Cholas, Khaljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, और जो डायनेस्टी थी चोला, खलजीज और तुगलक मुगल्स की, ठीक है, वो इस काबिल बनी कि उन्होंने अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया स्पेनिंग डाइवर्स रीजन, अलग अलग रीजन एरिया में। नॉट ऑल दिस एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल, और हर कोई सफल नहीं रहा, हर कोई वह हमेशा के लिए नहीं रहा, किसी को किसी से हारना पड़ा, कोई लड़ाई कोई किसी से डिफीट हो गया किसी वॉर में, कोई क्या हो गया, विक्ट्री पाली किसी ने, तो वो एम्पायर हमेशा ही वहां स्टेबल नहीं रहे, और हमेशा ही सक्सेसफुल नहीं रहे। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। When the मुगल एम्पायर declined in the 18th century, जो मुगल एम्पायर है जब उसका पतन हो गया 18th सेंचुरी में, तो उसने री एमरजेंस किया रीजनल स्टेट का, जो रीजनल स्टेट है उनका दोबारा से जन्म हुआ। बट ईयर्स ऑफ, वो आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स, और जो इंपीरियल रूल था, पैन रीजनल रूल था, वो क्या हो गया, चेंज होता रहा, वो रीजन के कैरेक्टर को भी चेंज करता रहा। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट, और बहुत ज्यादा सब कॉन्टिनेंट में जो रीजन है उसको छोड़ा गया। विद द लीगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स, किसके साथ, एक कहीं पे छोटा राज्य कहीं पे बड़ा, दैट हैड रूल ओवर देम, जिन पे उन्होंने शासन किया। दिस वाज अपेरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस इन द रियल्म्स ऑफ गवर्नेंस, जिसमें कि क्या हुआ, इमरजेंस हुआ बहुत सारे ट्रेडिशंस का, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी भी थी, इलाइट कल्चर भी थे और लैंग्वेज भी थी। थ्रू द 1000 ईयर बिटवीन 700 एंड 1750, यानी कि जो 1000 ईयर है बात हो रही है इनके बीच में, द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, जो रीजन का कैरेक्टर था वो अकेले ही नहीं रहा। दीज रीजन फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंट्रीगेशन, और इन रीजन में इम्पैक्ट पड़ा जो भी फोर्सेस आई उस रीजन में अटैक करने के लिए, विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस, और बिना किसी अपनी पावर को लूज किए हुए उन्होंने क्या करना चाहा, इन पे भी रूल। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, अब ओल्ड और न्यू रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं। जो 1000 ईयर ऑफ हिस्ट्री है जिसमें कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, विटनेस मेजर डेवलपमेंट उस रिलीजियस ट्रेडिशंस में, तो जो लोगों का विश्वास था किसमें था, भगवान में, was sometimes deeply personal but more usually it was collective belief in a supernatural agency यानी कि रिलीजन पे, was often closely connected with the social, जो किसके साथ कनेक्ट थे, सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लोकल कम्युनिटीज की। एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स altered, so too did their belief, जैसे कि इन सोशल वर्ल्ड का जो ग्रुप है वो चेंज हो जाता था तो उनकी जो बिलीव है, विश्वास है, वो भी चेंज हो जाता था। तो ओल्ड और न्यू रिलीजन, यानी कि जो ओल्ड रिलीजन आया और जो न्यू रिलीजन है, तो उसमें आपको इस यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसमें क्या था, जैसे कि वो जो ग्रुप यानी कि जो इनसे रिलेटेड थे, सोशल वर्ल्ड से रिलेटेड थे और जिनसे लोग भी कनेक्टेड थे, अगर वो बदलते थे तो जो उनका बिलीफ है वो भी चेंज हो जाता था उसके अकॉर्डिंग। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today, और इसी पीरियड के दौरान जो important change अकर हुए जिनको हम हिंदुइज्म बोलते हैं, these include the worship of new deities, ये नए नए देवता की हम भगवान की पूजा करते हैं, जो the construction of temple by royalty, और जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टेम्पल को, growing importance of ब्राह्मणास, ब्राह्मण को इंपॉर्टेंस देते हैं और जो पंडित हैं उनको भी, और dominant group in society, डोमिनेंट ग्रुप था, यानी कि इनका क्या था, उस पे ज्यादा क्या था, पावर थी इन पे, ये डोमिनेंट ग्रुप थे सोसाइटी में। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट एंड द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, और जो ब्राह्मण यानी कि केवल उन्हीं लोगों को, जैसे कि हमने पढ़ा संस्कृत का नॉलेज था उस टाइम, तो उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी सोसाइटी में। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, और जो उनका डोमिनेंट पोजीशन था उसको सपोर्ट किया जाता था किसके थ्रू, पैट्रन्स के थ्रू, और जो न्यू रूलर्स थे वो अपनी स्टेटस के लिए क्या करते थे, अपनी प्रतिष्ठा के लिए सर्च करते थे स्टूडेंट। तो ये है वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वाज द एमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ ए लविंग, और इस पीरियड में जो बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट आया वो था भक्ति का इमरजेंस होना, उदय होना। लविंग पर्सनल डिटी, यानी कि जिसमें आप अपने देवता को पूजते हो, कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट, और आप बिना पंडित की सहायता के आप उनको पा
लाना चाहते हो भक्ति के थ्रू। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन इन चैप्टर 6। आप इसमें चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, यानी कि जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर दे रखा है वो एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसमें कि और चैप्टर के बारे में बताया गया है कि आप उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर में आपको दे रखा है थोड़ा बहुत उनके बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पैटर्न वर्ल्ड है इसका मतलब हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पैटर्न वर्ल्ड है इसका मतलब क्या हुआ। एंड इन्फ्लुएंस वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट एनदर पर्सन, यानी कि एक ऐसा वेल्दी इंडिविजुअल यानी कि जो धनी हो, वेल्दी हो, जो सपोर्ट करता है दूसरे को। एंड आर्टिस्ट या तो क्राफ्ट पर्सन या लर्नर मैन और या लर्नर मैन या नोबल, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल है जो इन लोगों को सपोर्ट करेगा, दूसरे पर्सन को सपोर्ट करेगा, या तो क्राफ्ट पर्सन होगा या लर्नर मैन या नोबल को। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपीयर्ड, और ये वो पीरियड है जिसमें कि नए नए रिलीजन अपीयर्ड होने लगे इन सब कॉन्टिनेंट में। मर्चेंट और माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान टू इंडिया। जो मर्चेंट व्यापारी और जो माइग्रेंट एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह बस रहे थे, तो वो सबसे पहले किसकी टीचिंग लाए, होली कुरान की टीचिंग लाई इंडिया में। किस सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में। जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने कुरान को अपनी होली बुक रिगार्ड किया है और एक्सेप्ट करते हैं जो सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड, यानी कि एक ही गॉड को मानेंगे, अल्लाह whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him। और जो अल्लाह को मानेगा, उसको प्यार करेगा और उसको मानेगा, उसमें बिलीव करेगा बिना उसके सोशल बैकग्राउंड को जाने हुए। Many rulers were patrons of Islam and the ulama, और कुछ रूलर्स क्या थे, पैट्रन थे किसके, इस्लाम और उलमा को। Learned theologians and jurists, और कुछ क्या थे, थियोलॉजियंस थे, ठीक है, और कुछ क्या थे, कुछ लर्नड थियोलॉजियंस थे और कुछ जूरिस्ट थे, यानी कि गॉड के नेचर को जानने वाले। एंड लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स, और जैसे जैसे जो इस्लाम है उसके फॉलोअर्स, जैसे कि हिंदूज में फैला वैसे ही इस्लाम भी फैला अलग अलग वे में अपने फॉलोअर के थ्रू। देयर वर द सिया मुस्लिम हु बिलीव दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ, और कुछ सिया मुस्लिम थे जो बिलीव करते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ में, जो जिनका नाम था अली, वो एक लेजिटिमेट लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी के। और सुन्नी मुस्लिम, ये शिया मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम है, और सुन्नी मुस्लिम एक्सेप्ट करते थे अथॉरिटी को, यानी कि उनके जो पहले के लीडर खलीफास थे उस कम्युनिटी के, और जो सक्सीडिंग यानी कि जो उसके बाद के खलीफा है उनमें। तो शिया में और सुन्नी इन दोनों में डिफरेंस है। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद सनी यानी कि अली, इनको मानते थे अपनी मुस्लिम कम्युनिटी लेजिटिमेट लीडर थे ये, और जो सुन्नी मुस्लिम है वो एक्सेप्ट करते थे किनकी अथॉरिटी को, अली लीडर यानी कि खलीफा थे जो उनके लीडर उस कम्युनिटी के। तो स्टूडेंट इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बिलीव करते थे प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ पे, और सुन्नी मुस्लिम करते थे, एक्सेप्टेड करते थे, स्वीकार करते थे अथॉरिटी को जो खलीफा के अली लीडर। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, हनाफी एंड साफी मेनली इन इंडिया, और कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन स्कूल में, जहां लॉ की स्कूल है ये हनाफी और साफी इंडिया में। एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन, और थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशन में। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, अब हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में और जो हिस्टोरिकल पीरियड था उसके बारे में। जो हिस्टोरियन है उनको डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग ऑफ आवर, टाइम को नहीं देख पाते थे जैसे जैसे आवर गुजरते थे, डे और ईयर गुजरते थे, एज अ क्लॉक और ए कैलेंडर, जैसे कि क्लॉक और कैलेंडर में गुजरते हैं। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो टाइम है उसने चेंजेस भी लाया सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स, किसमें, जो आइडियाज के चेंजेस आए और बिलीव्स में चेंज आए। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट, और जो इनकी इन टाइम की यानी कि इन पीरियड की जो स्टडी की गई वो इजी कैसे हो गई, जब इन पास्ट के यानी कि जो भी ये पास्ट का टाइम था इसको लार्जर सेगमेंट में डिवाइड किया गया, जैसे कि पीरियड दैट पोजेसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें कि अलग अलग जिनको डिवाइड किया गया जिसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है अकॉर्डिंग। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड, और 19th सेंचुरी के मिड में जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है उन्होंने डिवाइड किया हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पीरियड में, जिसमें है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। This division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change, और ये जो डिवीजन था ये बेस्ड था आइडिया पे, जिस आइडिया क्या था कि जो रिलीजन है, रूलर्स का जो रिलीजन है वो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज है। दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और कोई भी उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं है, किसके अलावा, जो ये रिलीजन है रूलर्स के। इन द इकोनॉमी, सोशियलिटी और कल्चर, इनकी वजह से जो इनमें चेंज आया। Such a division also ignored the diversity of the
कॉन्टिनेंट। और ये जो डिवीजन था इसने इग्नोर किया जो डाइवर्सिटी थी, रिच डाइवर्सिटी थी उस सब कॉन्टिनेंट की। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। और जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को हिंदी, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया। और ये जो डिवीजन थी बेस्ड थी किसके अकॉर्डिंग, जो रूलर्स के रिलीजन के अकॉर्डिंग। यही एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंज था स्टूडेंट। फ्यू हिस्टोरियन फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे, और कुछ हिस्टोरियन इसी पीरियडाइजेशन को आज भी फॉलो करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट इन द पास्ट। और कुछ लोग देखते हैं, कुछ हिस्टोरियन क्या देखते हैं, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर को, ताकि उनकी जो ताकि उसको कैरेक्टराइज कर पाए, उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको देख पाए, जो उनके मेजर एलिमेंट है उस मूवमेंट पे पास्ट में। The histories you read last year included a wide range of early society, hunter gatherers, early farmers। जो आपने हिस्ट्री पहले ही रीड किया यानी कि लास्ट ईयर में, वो इंक्लूड थी अर्ली सोसाइटी, जो पहले की सोसाइटी थी, हंटर गैदरर्स की, अर्ली फार्मर्स की, और पीपुल जो लोग रहते थे टाउन और विलेज में, और जो पहले के एम्पायर और किंगडम थे। द हिस्ट्रीज यू विल स्टडी दिस ईयर वाज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल। और जो हिस्ट्रीज आप पढ़ोगे आगे तो वो डिस्क्राइब करेगी मिडिवल को, यानी कि पीरियड बिटवीन मॉडर्न एंड एंशिएंट। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी। आप और भी ज्यादा फाइंड आउट करोगे कि जो पीजेंट सोसाइटी का स्प्रेड था वो कैसे हुआ, द राइज ऑफ रीजनल कैसे हुआ, इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुए, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपुल, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और जो डेवलपमेंट हुए हिंदूज और इस्लाम रिलीजन के, ये मेजर रिलीजन थे। और यहाँ फिर उसके बाद जो यूरोपियन का अराइवल हुआ यानी कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का, ये पढ़ोगे। These 1000 years of Indian history witness considerable changes। और ये जो 1000 साल इंडियन हिस्ट्री के, इन्होंने देखा जो चेंज आया। After all, the 16th and 18th century were quite different from the period from the 8th और 11th। जो इन सब के बावजूद जो 16 और 18 सेंचुरी थी ये अलग ही थी, किनसे, जो 8th और 11th सेंचुरी थी। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem। और जो एंटायर यानी कि जो पूरे पीरियड का जो हिस्टोरिकल यूनिट है, ठीक है, वो प्रॉब्लम के बिना तो नहीं कोई पढ़ सकता है, यानी कि उसको समझना पड़ेगा। मोर ओवर द मेडिवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। और जो मेडिवल पीरियड है उसको कॉन्ट्रास्ट किसके साथ है, मॉडर्न पीरियड के साथ। मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। मॉडर्निटी क्या लाई, आधुनिकता क्या लाई, मटेरियल में प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट यानी कि सोचने में, थिंकिंग में। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर, बट ऑफ कोर्स वी नो दैट दिस वाज नॉट द केस। और इससे ये देखने को मिलता है कि जो मेडिवल पीरियड है उसमें बहुत सारे चेंज इतने नहीं थे, व्हाटसोएवर जो भी थे, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। पर जो भी हमें पता है वो क्या है, इससे रिलेटेड नहीं है। During these 1000 years, the society of the subcontinent were transformed often, and economy in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies। और इन 1000 सालों में जो सोसाइटी है सब कॉन्टिनेंट की वो चेंज हो गई, और जो इकोनॉमीज थी सेवरल रीजन की वो एक प्रॉस्पेरिटी लेवल पे पहुंच गई, यानी कि लोग वेल्दी होने लग गए। जिसने क्या किया, जिसने अट्रैक्ट किया किसका इंटरेस्ट, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का इंटरेस्ट। यानी कि स्टूडेंट जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है, ठीक है, तो और लोगों को भी तो पता चलता है कि यहाँ क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है एक तरफ से। जब इनके पास इतनी मनी है, इनकी वेल्दी, इतनी कंडीशन अच्छी है, यानी कि डेवलप है। एज यू रीड दिस बुक, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। जैसे कि आप इस बुक को रीड करोगे तो आप चेंजेस के साइन देखोगे, हिस्टोरिकल प्रोसेस जो भी है उनको। ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वट यू रीड इन दिस बुक। और जब भी आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे आपने इस बुक में क्या पढ़ा विद वट यू रीड लास्ट ईयर, जो आपने पिछले साल पढ़ा, लास्ट ईयर पढ़ा, यानी कि आप जब 6 में रहे होंगे तो जो आपने उस टाइम पढ़ा, जो पढ़ा, उनमें थोड़ा क्या है, डिफरेंस आएगा। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वट एवर यू कैन। जो भी आप चेंज देख सकते हो, जो भी आप कंटिन्यूटीज में चेंज देख सकते हो, आप देख सकते हो। और लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट हेल्स हैड चेंज और रिमेन द सेम। और जो आपका टाइम है जो, उसमें आप देखो पहले कौन सी चीज कैसी थी और आपकी थी। जैसे आप टेलीफोन से ले लो, टेलीविजन से ले लो, ये डिजिटल वर्ल्ड ले लो, हर टेक्नोलॉजी को देख लो, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कैसे शुरू हुई और अब जो आज in today's world how the technology changes and how this technology leads the person to another planet। उसने कुछ दूसरे प्लेनेट में ही लोगों को पहुंचा दिया है, तो ये भी टेक्नोलॉजी है।
तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग थ्रू अ 1000 ईयर्स अच्छे से समझ में आ गया क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर। मेरे वीडियोस लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों की भी हेल्प करिए शेयर करके इन वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।